इस वक्त की बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, सीधे बांग्लादेश से आपको बताएंगे। बांग्लादेश में 1.5 साल बाद आम चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब तय है कि विदाई का वक्त आ गया है मोहम्मद यूनुस के लिए। अब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होगा। अब तक के रुझानों में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, याद रखिएगा बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को आगे माना जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि बीएनपी बांग्लादेश में सरकार बना सकती है। बीएनपी वही पार्टी है जिसका गठन बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने किया था और उनकी पत्नी खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। अब 17 साल बाद बांग्लादेश से निर्वासित रहे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान इन चुनाव में जीतकर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी सिर्फ शुरुआती रुझान आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश में बहुत दिलचस्प है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव का रुझान बांग्लादेश का। आज दिन भर वहां पर वोटिंग हुई है, बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। 8 बजे तक वोटिंग हुई और 8 बजे के बाद अब गिनती शुरू हो चुकी है। यानी वोटिंग के बाद वहां पर जो तरीका है, वोटिंग के फौरन बाद गिनती शुरू हो जाती है। अब कई घंटे लगते हैं। ऐसा मान रहा जा रहा है कि कल सुबह तक स्पष्ट तस्वीर आ जाएगी किसके हिस्से में कितनी सीटें गई हैं, लेकिन शुरुआती रुझान 299 सीटों के ये इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी खालिदा, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में 4 बजे तक मुझे बताया जा रहा है कि 4 बजे तक वोटिंग हुई है और उसके बाद से काउंटिंग शुरू हो गई है। 8 सीटों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो फिलहाल 8 सीटों पर, और जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे जमाते इस्लामी गठबंधन, उस गठबंधन को अभी तक बांग्लादेश की जनता का समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, इसीलिए वोटों की गिनती में अभी समय लगेगा। अंतिम नतीजे आने में 12 से 15 घंटे और लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टैली को देखेंगे तो रुझानों में 299 कुल सीटें हैं, जिनमें से अभी 8 सीटों पर बीएनपी आगे है और 1 सीट पर जमाते इस्लामी का गठबंधन आगे है। ये नीचे हम लगातार आपको स्कोर कार्ड भी दिखा रहे हैं, जैसे जैसे इसमें बदलाव होगा। देखिए, अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय मीडिया ये भी बता रहा है कि शुरुआती रुझानों में जमाते इस्लामी के उम्मीदवार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और ज्यादातर सीटों पर वोटों की गिनती में बीएनपी आगे चल रही है। यानी जो कट्टरवाद की सोच लेकर पूरा तख्ता पलट का जो पूरा खेल साजिश रचा गया था, वो सब फेल होता हुआ दिख रहा है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में 2 ही पार्टियां जिनके बीच मुकाबला है, एक तरफ बीएनपी, दूसरी तरफ ये जमाते इस्लामी जिसके अध्यक्ष को आप देख रहे हैं। जमाते इस्लामी के सहयोगी 11 हैं। 11 दल इस बार जमाते इस्लामी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी जमाते इस्लामी ने आज तक बांग्लादेश में एक बार भी आम चुनाव नहीं जीता है, जबकि बीएनपी ने 2 बार बांग्लादेश में सरकार चलाई है। आखिरी बार बीएनपी को जब साल 2001 के संसदीय चुनाव में जीत मिली थी, तब 300 में से 193 जबरदस्त प्रचंड जीत मिली थी। और देखिए, आवामी लीग जो है वो 62 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई थी। खालिदा जिया के नेतृत्व में बीएनपी ने उस वक्त प्रचंड बहुमत हासिल की थी और सरकार बनाई थी 2001 में। और अगर इस बार भी ऐसे ही नतीजे रहते हैं तो अगले 5 साल तक बांग्लादेश में बीएनपी का शासन रह सकता है और बीएनपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। अब देखिए, शेख हसीना जो पहले तख्ता पलट के पहले तक वहां पर लगातार सत्ता में थी, अब उन्होंने भारत में वो रह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ खालिदा जिया के बेटे जो कि अब चुनावी मैदान में है, वो अगर जीत हासिल कर लेते हैं, वो तो शेख हसीना को कट्टर दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार जो है मानता है कि उनको बाहर भेजने की वजह, तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाने की वजह शेख हसीना ही थी। शेख हसीना की वजह से तारिक रहमान को 17 सालों तक अपने परिवार के साथ बांग्लादेश से निर्वासित रहना पड़ा था। तो दुश्मनी आप समझ रहे होंगे। हालांकि वोटों की गिनती में पिछड़ने के बाद जमाते इस्लामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शफीकुर रहमान ने बीएनपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है और इससे बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा है। महत्वपूर्ण बात यह है, ये देखिए, बांग्लादेश में कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमाते इस्लामी के अध्यक्ष अब गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अभी यह भी नहीं बताया है कि वहां कुल मतदान कितना हुआ है। 2 बजे तक बांग्लादेश में 48% मतदान हुआ था। 4 बजे जब मतदान खत्म हो गया, तब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है अभी आंकड़े नहीं आए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में आज 2 चुनाव हुए। एक चुनाव नई सरकार को चुनने के लिए हुआ, दूसरा चुनाव संविधान में सुधारों को लेकर हुआ। अगर इस दूसरी वोटिंग में संविधान सुधारों के लिए लोगों का बहुमत मिलता है
तो अगले 180 दिनों में इससे जुड़ी परिषद को नए सुधार तैयार करने होंगे और इन सुधारों के तहत जुलाई चार्टर को लागू किया जाएगा। जुलाई चार्टर का मतलब उन सुधारों से है जिसके तहत प्रधानमंत्री के कार्यकाल और उसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा। राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी और तख्ता पलट के दौरान मारे गए लोगों के मामलों में जांच कराई जाएगी। वैसे 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। तब ये कहा गया था कि बांग्लादेश के लोग वहां क्रांति लेकर आए हैं और ये क्रांति अब बांग्लादेश का भविष्य बदल देगी। लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा झूठ निकला। अगर वाकई ये तख्ता पलट आम जनता की भलाई के लिए किया गया होता तो इसमें आम जनता के लिए बड़े बदलाव होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज बांग्लादेश का कड़वा सच यही है कि वहां का तख्ता पलट जमाते और बीएनपीए के नेताओं के तो अच्छे दिन लेकर आया है, लेकिन बांग्लादेश के आम लोगों को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आज भी बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए हुई वोटिंग में जमात और बीएनपी के बीच खूनी टकराव का कारण हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पेट्रोल बॉम्ब से धमाके किए गए। 18 मतदान केंद्रों पर बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ हुई। इसके अलावा जमाते इस्लामी ने 24 संसदीय क्षेत्रों में कई मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, जबकि बीएनपी ने यह कहा कि जमात के नेताओं ने कई इलाकों में फर्जी वोट डलवाए हैं और 3 संसदीय क्षेत्रों में बीएनपी ने दोबारा वोटिंग कराने की मांग की। अब सबसे पहले इन तस्वीरों को जरा देखिए और ये समझिए कि जो हिंसा 1.5 साल पहले तख्ता पलट के लिए हुई थी, जो भारी तादाद में जनता आई थी, वही हिंसा आज चुनाव में सत्ता पाने के लिए की गई। और इस हिंसा में बांग्लादेश का लोकतंत्र लाचार, मजबूर नजर आया। तो बांग्लादेश के संसदीय क्षेत्र कुमिल्ला, शरीयतपुर, पटुआखाली और सिलहट जिले के कंपनीगंज में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। और जानते हैं इन चुनाव में जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची, उनके लिए मतदान से पहले अपना चेहरा दिखाना अनिवार्य था। और ये हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश के चुनाव में कही जाती है ये बात कि मुस्लिम महिलाओं की पहचान के लिए मतदान से पहले उनका चेहरा देखा जाता है, तो उसे बहुत सारे नेता मुस्लिम विरोधी बता देते हैं, खास तौर पर अपने हैदराबाद वाले उस वैसी साहब। जबकि बांग्लादेश में कोई मुस्लिम इसका विरोध नहीं करता। ये तमाम महिलाएं जो वहां पर जाती हैं, उनको अपना चेहरा दिखाकर अपनी पहचान करानी पड़ती है वोटिंग के पहले। लेकिन इंडिया में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ओवैसी साहब और कुछ अन्य पार्टियां इसको मुस्लिम विरोधी फैसला बता देती हैं। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि बांग्लादेश में भारत की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बल्कि बांग्लादेश में इसकी जगह बैलेट बॉक्स से चुनाव कराए जाते हैं। और ये बैलेट बॉक्स भी कैसे होते हैं उसे मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। आपके लिए मनोरंजन का पूरा साधन है। आप आइए और देखिए कि इनका बैलेट बॉक्स कैसा है, ये कैसे वोटिंग करते हैं। ये देखिए, मोहम्मद यूसुफी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वोटिंग करते हुए। अब इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। बजट की कमी होने के कारण बांग्लादेश का चुनाव आयोग इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बों को बैलेट बॉक्स के रूप में इस्तेमाल करता है। और बांग्लादेश के कई नेता आज भी आरोप लगा रहे हैं कि इन बैलेट बॉक्सेस को जिस तरह से सील किया गया है वो तरीका सुरक्षित नहीं है। जूम इन करते जाइए और इसके कारण वोटों में हेराफेरी करना बहुत आसान है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इनमें प्लास्टिक के जो बैलेट बॉक्सेस है उनको इस तरह की तारों से बंद किया गया है। ये तो जूम इन करके दिखा दीजिए, ये वाला हिस्सा, ये जो तार है ना, इनसे सील किया गया है। बांग्लादेश में कई बार ये कहा जा चुका है कि इन बैलेट बॉक्सेस में डाले गए वोटों को बदलना, उनकी हेराफेरी करना, मतलब अगर आपने ये जो सीलिंग की जा रही है इसको काट के बदलाव करके नए सील लगा दिए, नया तार लगा दिया, तो बहुत आसान है। ये आरोप वहां पर लग रहा है कि उनकी हेराफेरी करना बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश का चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाता। और वो यही कहता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो बांग्लादेश में भी ईवीएम से चुनाव हो सकते थे। लेकिन ऐसा ना होने के कारण आज भी बांग्लादेश में कैसे वोटिंग से पहले ही बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ हुई और उसके बाद भी कई जगहों पर बैलेट बॉक्स के गायब होने की खबरें आई, उसकी ये तस्वीरें देखिए। রাখতে পারেন, স্বাক্ষরটা নিজের ওখানে করতে
ভোট গণা বললাম ভোটটা চেক করেনি বললাম अब सोचिए, एक तरफ बांग्लादेश है, देखा आपने, जिसके चुनाव आयोग को अफसोस है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो ईवीएम से चुनाव कराते। वो तो यही कह रहे हैं कि उनके पास भी अगर पैसा होता तो वो ईवीएम से चुनाव कराते, बैलेट बॉक्स से होने वाली धांधली को रोका जाता। आप सोचिए ना, कल्पना कीजिए, इस तरह के बॉक्सेस हैं प्लास्टिक के, उसमें वो वोट डालते हैं और इस तरह से सीलिंग होती है। जैसा आपने देखा होगा, अगर आप ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, तो आपका जो बॉक्स है उसको लोग सील करते हैं। इसको काटना और फिर नया सील लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इस पर कोई मोहर, कोई स्टैंपिंग तो है नहीं। और एक हमारा देश है जहां ईवीएम से चुनाव होते हैं, जब कुछ विपक्षी पार्टियां चुनाव में हार जाती हैं, ईवीएम को इसके लिए दोषी ठहराती हैं, बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की मांग कर डालती हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह से वोटिंग हो? लेकिन आज आप बांग्लादेश की हालत से खुद समझ जाइए कि अगर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे तो भारत उसी दौर में पहुंच जाएगा जब बांग्लादेश की तरह हमारे यहां भी बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाता था और जमकर बूथ कैप्चरिंग खूब होती थी। आज आपको अल जजीरा की ये हेडलाइन भी देखनी चाहिए, जिसमें यह लिखा है कि बांग्लादेश में कम मतदान का कारण शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगा बैन है। अगर आप पिछले 4 आम चुनाव में हुए मतदान के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको यह समझ जाएगा कि अब भी बांग्लादेश, और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, क्योंकि देखिए अब शुरुआती रुझान बदल गए हैं और बीएनपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी खालिदा जिया की पार्टी, जो कि अब नहीं है, उनके बेटे चुनावी मैदान में इस बार उतरे हुए हैं। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी फिलहाल 50 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है, जबकि जमाते इस्लामी, जो कि बहुत ही कट्टर पार्टी, बहुत ही मतलब 11 दलों के साथ उनका गठबंधन है, और वो तो यही कह रहे थे कि हम तो आएंगे तो शरिया से ही देश को चलाएंगे और पूरी तरह से इस्लामाइजेशन वो वहां का बांग्लादेश का करना चाहते थे। महिलाओं को लेकर कई प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे। उन सब को ऐसा लगता है कि जितनी भी बांग्लादेश की जनता बाहर निकली है वोट डालने, वो उनको हराने के मूड में है और बीएनपी को जिताने के मूड में। इस पर नजर हमारी रहेगी, जैसे और भी रुझान आते हैं। अभी तो काउंटिंग चल ही रही है वहां पर। आप ये हेडलाइन देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि जब भी बांग्लादेश में किसी एक मुख्य पार्टी को चुनाव से बाहर रखा गया है, तब उस पार्टी के वोटर्स ने मतदान से दूरी बनाई है, चुनाव का बहिष्कार किया है। यानी हमेशा शेख हसीना, खालिदा जिया, ये 2 धुरी बने रहे अभी तक के चुनाव में, क्योंकि जमाते इस्लामी से पहले थी लेकिन कभी रेकनिंग में नहीं रही, वो ज्यादा जीती नहीं, वो हारी। लेकिन हाँ, जिस तरह से कट्टरपंथी आवाजें इस बार वहां पर बुलंद करने की कोशिशें हो रही थी, इस वजह से जमाते इस्लामी फोर फ्रंट में आ गया था। लेकिन जो 2 धुरी रहे वो खालिदा जिया, शेख हसीना। अब जब खालिदा जिया की पार्टी नहीं लड़ती तो शेख हसीना जीतती, लेकिन वोटर कम निकलते थे, क्योंकि जो खालिदा जिया की पार्टी के बीएनपी के वोटर्स थे वो घर रह जाते थे। वैसे ही इस बार की चुनाव में अगर आप देखिए तो जो शेख हसीना के वोटर्स हैं, ऐसा लग रहा है शेख हसीना वही निष्कासित फिलहाल राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत में रह रही हैं। अब शेख हसीना की पार्टी के जो समर्थक थे, ऐसा लगता है कि वो वोटिंग के लिए निकले ही नहीं है। साल 2008 के आम चुनाव में जब सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया, तब जानते हैं वोटिंग परसेंटेज क्या था? 70%। तो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। 2008 85%, जिससे यह पता चलता है कि बांग्लादेश में कम मतदान का इतिहास रहा नहीं है। जब सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो सभी वोटर्स निकलते हैं। 2008 में 85%, 2001 में 74%, 1996 में 75%। बांग्लादेश में सिर्फ उन्हीं आम चुनाव में कम वोटिंग होती है जिनमें या तो आवामी लीग हिस्सा नहीं लेगी, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, या फिर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी हिस्सा नहीं लेती। उदाहरण के लिए साल 2014 में जब बीएनपी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए खुद को चुनाव की प्रक्रिया से ही बाहर कर लिया था, खालिदा जिया की पार्टी ने, तब पूरे बांग्लादेश में सिर्फ 40% वोटिंग हुई थी। लेकिन जब साल 2018 में बीएनपी ने आम चुनाव में हिस्सा लिया, तब यही मतदान प्रतिशत 40 से बढ़कर 80% पहुंच गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 धुरी है वहां पर पॉलिटिक्स के, और दोनों के अपने अपने सेट वोटर्स हैं। और अगर
दोनों चुनाव में लड़ते हैं तो सारे निकलते हैं, और अगर एक हिस्सा नहीं निकलता है तो उनके समर्थक नहीं वोट डालने आते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है, बांग्लादेश में अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और उनमें सभी पार्टियां हिस्सा लें तो बांग्लादेश में 80% या उससे ज्यादा मतदान होता। लेकिन क्योंकि इस बार आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसीलिए बांग्लादेश में दोपहर 2 बजे तक 48% ही मतदान हुआ, जो आगे भी बढ़कर बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 60% तक ही पहुंच पाएगा। इससे भी पता चलता है कि बांग्लादेश में 20 से 30% लोग आज भी ऐसे हैं जो आवामी लीग को चाहते हैं, यानी शेख हसीना की पार्टी को, और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगने से उन्होंने बांग्लादेश के दिखावटी चुनाव से दूरी बनाई है, और इनमें भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो सकती है। बांग्लादेश में लगभग 8% आबादी हिंदुओं की है, और अलग अलग अनुमानों के मुताबिक अब तक बांग्लादेश के 80% हिंदुओं के एक मुश्त वोट शेख हसीना की आवामी लीग को ही मिलते थे। लेकिन क्योंकि आवामी लीग इन चुनाव का हिस्सा ही नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने इन चुनाव में हिस्सा ही ना लिया और अपना वोट ही ना डाला। हालांकि यहां एक सवाल यह भी है कि बांग्लादेश के हिंदू अगर वोट डालते भी तो किसे डालते। अल्पसंख्यक हिंदुओं के सामने 2 ही विकल्प थे, जिनमें एक था जमाते इस्लामी का गठबंधन और दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इन दोनों पार्टियों के शासन में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, और मोहम्मद यूनुस जो कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष बने हुए थे, उनकी आंखों पर तो न जाने कितनी परतें चढ़ी हुई थी पट्टियों की। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि साल 1992 में जब अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, तब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी और तारिक रहमान का इस सरकार पर अच्छा खासा प्रभाव था। इस दौर में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर 4000 से ज्यादा हमले हुए थे, और कई हिंदू मंदिरों को आग लगा दी गई थी, और कई हिंदू मोहल्लों को रातों रात खाली करा दिया गया था। इनमें भी हिंसा की ज्यादातर घटनाओं के पीछे जमाते इस्लामी का ही हाथ था, जिसे बीएनपी की सरकार में तारिक रहमान के कहने पर खुली छूट दी गई थी। और इसीलिए सोचिए, अगर आज ये दोनों पार्टियां अलग चुनाव भी लड़ रही हैं तो इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए क्या ही बदल जाएगा। यहां आपको यह भी देखना होगा कि जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी, तब उस सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाया था, और खुद तारिक रहमान उस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई की पोस्टर बॉय बने हुए थे। उस सरकार में तारिक रहमान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क रखा। तारिक रहमान पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को काफी भड़काया, और इस दौरान भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच कुछ सैन्य संघर्ष हुआ। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से बताते हुए कि 52 सीटों का रुझान फिलहाल बांग्लादेश में आ चुका है 299 में से, और उसमें बीएनपी यानी खालिदा जिया की पार्टी, जहां पर उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, और अगर वही जीतते हैं तो वही राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे। तो वही आज आप देखिए 50 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। अप्रैल 2001 में मेघालय और असम की सीमा पर भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच झड़पें हुई, जिनमें भारत के 16 जवान शहीद हुए। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण बने रहे। अगर बहुत दूर भी ना जाए तो पिछले साल जब जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चलाया गया था, तब तारिक रहमान पर यह आरोप लगे कि वो खुद इसका समर्थन कर रहे थे। जबकि अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब 11 अगस्त को ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तारिक रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से मिल रहे हैं, और इसके लिए वो लंदन से मिडिल ईस्ट के किसी देश में भी आए थे। इससे अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि बीएनपी बांग्लादेश में सरकार बना सकती है, और ऐसा होने पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और भारत की चुनौतियां कम नहीं होंगी, और ये चुनाव बांग्लादेश के लिए दिखावटी चुनाव ही साबित होंगे। आज दिन भर बांग्लादेश में मतदान के दौरान क्या हुआ, इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। किस तरह का इंतजामात किया गया है आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी पर्सनल है उनको डिप्लॉय किया गया है। भारी तादाद में लोग सुबह से पोलिंग स्टेशन में दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोगों से बात कर रहे थे कुछ देर पहले, एक उत्सव का माहौल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कह रहे थे कि बहुत दशकों के बाद वो अपना मतदान देने के लिए बाहर आए हैं।
मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है अवामी लीग का हेडक्वार्टर। गुलिस्तान इलाका है और अवामी लीग का ये जो हेडक्वार्टर है आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। इससे पहले इसको तोड़ा गया था, इसको जलाया गया है और इस वक्त अवामी लीग की जो पूरी लीडरशिप है वो भारत में है। शेख हसीना खुद भारत में रिफ्यूज ले रही हैं और जो समर्थक हैं वो बांग्लादेश के विभिन्न प्रांत में फैले हुए हैं। इस वक्त ढाका के एक पोलिंग सेंटर में है। आज सुबह से हम बहुत सारे इस तरह के पोलिंग सेंटर से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पोलिंग सेंटर है यहाँ पे दिख रहा है कितना लंबा लाइन। आप देखिए, लोगों का कतार देखिए, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। आप सिर्फ देखेंगे यहाँ पे जो आम जनता है ढाका का, वो किस तरह से घर से निकल के यहाँ पे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको लेके माँ बाप पोलिंग सेंटर तक आए हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम पुख्ता किया गया है। और देखिए, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश की 299 सीटों में अब रुझान और भी सीटों के आने शुरू हो गए। तो बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं चुनाव का जो रुझान है। अब ज्यादा सीटों पर बताया जा रहा है। देखिए, 18 सीटों पर जमाते इस्लामी गठबंधन अब आगे चल रहा है। 50 सीटों पर तो 299 में से 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 50 सीटों पर बीएनपी आगे है। और बीएनपी में आप देख रहे हैं खालिदा जिया की पार्टी, तारिक रहमान उनके बेटे की तस्वीर। जमाते इस्लामी गठबंधन 18 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है। उनके मतलब इस बार जमाते इस्लामी 11 दलों के साथ चुनावी मैदान में है। यानी साफ साफ दिख रहा है कि बीएनपी इन चुनाव में बड़े बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, बीएनपी बांग्लादेश में नई सरकार बना सकती है। और जिस जमाते इस्लामी ने यह कहा था कि इस बार बांग्लादेश में अल्लाह के कानून से सरकार चलेगी, वो ऐसा मुमकिन है कि हार सकती है। हालांकि अब 18 सीटों पर वो आगे हो चुके हैं। क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश के जो जेन जी हैं, वो युवाओं ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को खारिज कर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले खालिदा जिया की मौत के कारण तारिक रहमान को लोगों की सहानुभूति मिल रही है और अब वो इन चुनाव में जीतकर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं।